नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जब हम एक बढ़िया म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है और हमें हमारे इन्वेस्टेड मनी पे एक अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर हम अपने पैसे को एक गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें हमारे पैसे का लॉस तो होता ही है, या फिर हमारे इन्वेस्टेड मनी पे हमें काफ़ी कम रिटर्न्स मिलता है और साथ ही हमें उस टाइम का भी लॉस होता है जितने समय तक हम उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं। कंपाउंडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम होता है और गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे का नुकसान तो करते ही हैं, साथ साथ टाइम का भी नुकसान करते हैं और वो टाइम हमारे कंपाउंडिंग को इफ़ेक्ट करता है और उसको नुकसान पहुँचाता है। और कंपाउंडिंग का नुकसान मतलब एक बहुत बड़े कॉर्पस का नुकसान। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पैसे को एक बढ़िया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के एक बढ़िया म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। किसी भी चीज़ को आंकने के दो तरीके होते हैं, एक क्वांटिटी बेस्ड और दूसरा क्वालिटी बेस्ड। क्वांटिटी बेस्ड तरीके में वैसी चीज़ें आती हैं जिनमें कुछ नंबर्स को कंपेयर करके हम समझ सकते हैं कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 5% की दर से सालाना रिटर्न दिया है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक खराब म्यूचुअल फंड है। वहीं दूसरी ओर एक म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 15% की सालाना दर से रिटर्न दिया है, तो उसको हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। जबकि क्वालिटी बेस्ड एनालिसिस में वो चीज़ें आती हैं इनको हम किसी नंबर्स के बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर का स्टॉक सिलेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा है। अब इस चीज़ को हम किसी नंबर से जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इन द एंड उसका परफॉर्मेंस हमें ये ज़रूर बता देता है कि वो कितना कैपेबल है, लेकिन फिर भी हम इसको किसी नंबर से प्योरली जज नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले हम क्वांटिटेटिव बेस्ड एनालिसिस के जरिए ये देखेंगे कि हम जिस म्यूचुअल फंड को लेना चाह रहे हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट में सही बैठता है या नहीं। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें देखना है वो ये कि वो म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरी होती हैं, लेकिन बेसिकली अगर समझा जाए तो म्यूचुअल फंड को हम इन 5 ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड, तीसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, चौथा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और पांचवा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब इन कैटेगरी को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि सेबी का रूल क्या कहता है। सेबी का रूल स्टॉक्स को कैटेगरी में डिवाइड करता है। जैसे टॉप 100 कंपनीज को सेबी लार्ज कैप स्टॉक्स कहता है, उसके बाद 101 से लेकर 250 तक को वो मिड कैप कहता है और 251 से लेकर के उसके बाद के सारे स्टॉक्स को वो स्मॉल कैप कैटेगरी में रखता है। तो सेबी के नियम के अनुसार एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाना होता है। उसी प्रकार मिड कैप के म्यूचुअल फंड को अपना मैक्सिमम पैसा मिड कैप के स्टॉक्स में लगाना होता है और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप स्टॉक्स में मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करना होता है। वहीं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड को तीनों कैटेगरी में मिनिमम 30% इन्वेस्ट करना होता है, जबकि फ्लेक्सी कैप को ये आज़ादी रहती है कि वो जिस भी कैटेगरी में चाहे जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय कैटेगरी का भी ध्यान देना है कि आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैटेगरी के अनुसार उस फंड का रिस्क भी आता है। आप नॉर्मली आप लार्ज कैप फंड को सबसे कम रिस्की फंड बोल सकते हैं और मिड कैप फंड में लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है और स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क होता है, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सबसे ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये भी देख लें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क के हिसाब से ही आपको अपने रिटर्न्स की भी अपेक्षा रखनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट जहां हमारा ध्यान जाता है और जहां ध्यान जाना भी चाहिए वो है म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न्स। उस म्यूचुअल फंड ने जब से वो इस्टेब्लिश हुआ है तब से कैसे रिटर्न्स दिए हैं, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1 साल का रिटर्न्स नहीं देखेंगे, हम 1 साल के साथ साथ पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल और जब से वो म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश हुआ है तब से का रिटर्न भी देखेंगे। क्योंकि 1 साल में हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दें तो उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स काफ़ी अच्छा दिख सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड उतना अच्छा ना हो। इसलिए हम उसके लॉन्गर हॉरिजन में रिटर्न्स को भी देखेंगे
और उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे। हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है, हमें उस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को उसी बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना चाहिए। और ऐसे चाहें तो आप भी अपना एक बेंचमार्क फिक्स कर सकते हैं और उस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को अपने बेंचमार्क से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मिनिमम 15% का रिटर्न सालाना चाहिए, तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस में ये भी देख सकते हैं कि क्या उसने लॉन्गर होराइजन में 15% का सालाना दर से रिटर्न दिए हैं। आपको उन्हीं म्यूचुअल फंड को प्रेफर करना है जो बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली लगातार अच्छे तरीके से बीट करता हो, क्योंकि इन द एंड व्हाट मैटर मोस्ट इज़ द रिटर्न्स। तीसरा पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज है जो फंड हाउस आपसे आपके फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। आइडियल केस में ये जितना कम रहे उतना ही अच्छा है, लेकिन हमें कभी भी एक्सपेंस रेशियो को सिर्फ अकेले में नहीं देखना चाहिए, हमें एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न्स को साथ में देखना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दो फंड हैं। फंड ए लगातार 5 सालों तक 15% के सालाना दर से रिटर्न देता है, जबकि फंड बी ने पिछले 5 सालों में लगातार 14% के सालाना दर से रिटर्न दिए हैं। फंड ए का एक्सपेंस रेशियो 1% है और फंड बी का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। तो अगर नेट रिटर्न्स की बात करें तो जो हमारे पास रिटर्न्स आता है वो फंड ए से 14% हो जाता है और फंड बी से 13.5% होता है। तो फंड ए का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने के बावजूद वो फंड हमारे लिए बेहतर है, जबकि फंड बी का एक्सपेंस रेशियो कम होने के बावजूद उस पर रिटर्न्स का हमें इन द एंड थोड़ा सा नुकसान होता है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो को कभी अकेले में नहीं देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न्स को हम साथ में कंबाइन करके देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेहतर है। चौथा चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड वो चार्ज है जो फंड हाउस आपसे तब चार्ज करता है जब आप अपना पैसा उस फंड से निकालते हैं, लेकिन इसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसका एग्जिट लोड का टाइम होराइजन 1 साल है, तो अगर आप उस फंड से 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। इसलिए जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप ये पता रखें कि उसमें कितना एग्जिट लोड चार्ज हो रहा है और उसका टाइम बॉन्ड क्या है। अब 5वीं चीज़ जिस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। फंड हाउस का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM यानी कि वो पैसा जो फंड हाउस मैनेज कर रहा है वो कितना है। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े कॉर्पस पे एक लंबे समय तक एक बढ़िया रिटर्न जनरेट करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अगर आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका AUM अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन ये इंडेक्स फंड के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, उसे सिर्फ एक इंडेक्स को कॉपी करना होता है। तो उसके पास जितना भी फंड रहेगा उसको वो उसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देगा। तो इसलिए वहाँ पे AUM जितना ज़्यादा रहता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा AUM से ट्रैकिंग एरर कम हो जाता है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले आप इन 5 क्वांटिटेटिव पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ही सेलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव बेस्ड एनालिसिस की। इसमें हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि फंड हाउस का फंड मैनेजर कैसा है, वो कितना कैपेबल है, उसे कितना एक्सपीरियंस है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उसने पहले किन किन म्यूचुअल फंड में काम किया है, उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, उसके स्टॉक सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत ये भी देखते हैं कि फंड हाउस ने किन किन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इससे भी हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया लग जाता है कि वो फंड हाउस नॉर्मली कैसे स्टॉक्स सेलेक्ट करता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उन कंपनियों में वो फंड हाउस कितने समय से इन्वेस्टेड है। अगर वो फंड हाउस अपनी कंपनियों में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि फंड मैनेजर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचता है और जिस भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है उस पर वो अपना भरोसा कायम रखता है और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने की कोशिश करता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। क्वालिटेटिव एनालिसिस पूरी तरह से एक इंडिविजुअल के बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। एक ही म्यूचुअल फंड के बारे में 2 लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते समय अपने बुद्धि और विवेक का भी जरूर प्रयोग करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आप ये कमेंट करके बताओ कि क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अगर नहीं तो अब किस बात की देरी है, और अगर हाँ तो
तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पसंद है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करो, और अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो देखने के लिए और प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ और सफलता दें।